हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये दृष्टि आईएएस का यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए चौथा टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। इस टेस्ट के पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने 35 क्वेश्चंस किए थे। करेंगे इसके आगे 36 से करेंगे आज। और ये सारे टेस्ट प्लेलिस्ट पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर 36 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के 2 शहर कौन से हैं जहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी होगी। होस्ट कौन कौन से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के। देखिए, मेन समिट जो है वो 2023 में होने वाली है। ठीक है, सितंबर महीने में होने वाली है। और कहाँ पे? न्यू दिल्ली। मेन समिट होस्ट करेगा न्यू दिल्ली। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इस समिट के दौरान बहुत सारे प्रोग्राम भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। तो इन सब प्रोग्रामों को होस्ट करने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के 4 जिले ऐसे हैं जो G20 शिखर सम्मेलन के जो प्रोग्राम्स हैं इनको होस्ट किया जाएगा। पहला शहर आपको लखनऊ याद रखना है, दूसरा ये वाराणसी हो जाएगा, तीसरा शहर है ग्रेटर नोएडा और चौथा शहर है आगरा। ठीक है, ये 4 शहर आपको याद रखना है। और पूरी पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, जौनपुर मैं यहाँ पे अरेंज कर दे रहा हूँ। जौनपुर को हटा दीजिए और कानपुर को हटा दीजिए। पहला और चौथा सही हो जाएगा, आगरा और बनारस सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए 37 में। ये अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री पदक, ये पदक का नाम है केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर मेडल जो है 2022 के लिए उत्तर प्रदेश के कितने पुलिसकर्मियों का चयन किया गया है। यहाँ पे हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के बारे में ना पूछे, ओवरऑल पूछ ले। तो ओवरऑल में आपको फैक्ट याद रखना है, 151 पुलिसकर्मी का चयन यहाँ पे किया गया है जिनको ये मेडल दिया जाएगा। इन 151 में 10 पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से हैं। बाकी ये 10 कौन कौन है नाम नहीं पूछा जाएगा, ये नंबर आप लोग याद रखें 10। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 38 में देखिए, यहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, वी शेप्ड वैली के बारे में पूछा है। वी शेप आकार की जो यहाँ पे वैली बनती है, घाटी बनती है, यहाँ पे कौन सा कथन सही है। पहली बात पढ़िए, यहाँ पे क्या पूछा है, ये जो वैली हैं ये पर्वत और पहाड़ी, माउंटेन और हिल्स जो हैं यहाँ पे सामान्य तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी बात है, यहाँ पे ग्रैंड कैनियन के बारे में पूछा है, कहाँ पे है, ये यूएसए में है। एक प्रकार की वी आकार की घाटी है, बिल्कुल करेक्ट है। और इन घाटी को बनाने का जो रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, जल है, पानी है। यानी ये जो नदी का पानी है, बहाव वाला पानी है, ये बहाव वाला पानी क्या करता है, वेदरिंग करता है, इरोजन करता है। यानी ये जो वेदरिंग और इरोजनल एक्टिविटी होती है, इन्हीं के कारण ये बी शेप की घाटी बनती है। ठीक, कैनियन का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब गहरी खाई समझ लीजिए, एक लंबी दूरी वाली गहरी खाई। और अगर इसकी आप डायमेंशंस देखेंगे तो ये अपने आप में खतरनाक भौगोलिक आकृति है। इस खाई की आप गहराई देखिए, 2 किलोमीटर की तो सिर्फ गहराई है। और लेंथ देखेंगे तो लंबाई 450 किलोमीटर ये लंबी खाई है। चौड़ाई देख रहे हैं 30 किलोमीटर की ये सिर्फ चौड़ी है। मैं यहाँ पे इमेज लगा दे रहा हूँ तो देख लेना, यहाँ पे दोनों बातें ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। इक्वेटर के बारे में पूछा है, किन देशों से होकर गुजरती है। इसके बारे में क्या पढ़ते हैं हम लोग, 13 देश ऐसे हैं जहाँ से इक्वेटर पास होती है। ठीक है, इक्वेटर पास होती है 13 देशों से। और अगर पूछा जाए कि कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं जहाँ से क्रॉस होती है, तो यहाँ पे हम लोग साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं, यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट है। और इन 3 कॉन्टिनेंट में 13 कंट्रीज़ लाई करती हैं, जिसमें से अगर साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है इसकी बात करें तो यहाँ पे 3 कंट्री ऐसी हैं जहाँ से क्रॉस होती है। और ये पूछा जाता है, एक कंट्री इक्वाडोर है ना, दूसरी कोलंबिया है और तीसरी कंट्री ब्राज़ील है। दूसरा कॉन्टिनेंट यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट ले लीजिए, मैं यहाँ पे इमेज लगा दे रहा हूँ तो सारी कंट्रीज़ आप एक बार देख लेना। और तीसरा कॉन्टिनेंट है एशिया। एशिया में 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ से रेखा क्रॉस होती है, मालदीव, ठीक है, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ओशिनिया का ये हिस्सा माना जाता है किरीबाती। तो यहाँ पे 3 कंट्रीज़ साउथ अमेरिका की हो गई, 3 कंट्रीज़ एशिया की हो गई, बची कितनी, बची 7 बची। तो 7 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हैं। तो आप यहाँ पे मैक्सिको को हटा दीजिए, भारत दिख रहा है, भारत को हटा दीजिए, स्पेन से तो नहीं क्रॉस कराओगे, इसको भी हटा दीजिए। करेक्ट आंसर है मालदीव, गबन और ब्राज़ील, ये ऑप्शन ठीक है। बाकी इमेज में देख लीजिए आप। 40 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर तल विन्यास का एक विभाजन नहीं है। इंग्लिश पढ़ लीजिए अगर दिक्कत हो रही हो तो। नॉट अ डिवीजन ऑफ ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन।
ओशियन फ्लोर की बात कर रहे हैं, महासागर तल की बात कर रहे हैं, तो तल में घुस जाइए। तल में आपको क्या क्या दिखता है? एक चीज़ आप लोग बिल्कुल बेसिक जानिए, पृथ्वी की ज़मीन पर यानी स्थल पर जो जो चीज़ें आपको दिखती हैं वही सारी चीज़ें महासागरों के अंदर भी हैं। जैसे आपको स्थल पर पहाड़ दिखते हैं, महासागर के अंदर भी पहाड़ हैं। स्थल पे आपने बी शेप की घाटी देखी थी, ये सारी चीज़ें आपको महासागर के अंदर भी मिल जाएंगी, बस नाम अलग अलग होता है। जैसे ज़मीन पर आप पठार देखते हैं, प्लेटू देखते हैं, तो महासागर के अंदर भी पठार हैं लेकिन उनका नाम अलग है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग कटक का ले सकते हैं। कटक यानी रिज वगैरह पढ़े होंगे आप, रिजेस जो रिज होती हैं। जैसे स्थल मंडल पर आप रॉकी माउंटेन देखते हैं, हिमालय माउंटेन देखते हैं, एंडीज़ माउंटेन देखते हैं, बहुत सारे तमाम तरीके के पहाड़ देखते हैं। उसी तरह महासागरों के अंदर भी पहाड़ होते हैं लेकिन उनका नाम पहाड़ ना बोल के कटक बोला जाता है। यानी पानी के अंदर अगर कोई पहाड़ी है या फिर माउंटेन सीरीज है तो उसे रिज बोलते हैं, कटक बोलते हैं। जैसे अगर महासागरों की बात करें तो महासागर के अंदर सबसे बड़ी जो माउंटेन सीरीज है वो कौन सी है? यहाँ पे आप अटलांटिक ओशियन देखते हैं, ठीक है, अटलांटिक ओशियन में ये रेंज है एस शेप की। इन सब के अलावा आपको स्थल पर प्लेन्स भी दिखते हैं, मैदानी भाग भी दिखते हैं, तो महासागरों के अंदर भी प्लेन्स हैं। उन प्लेन्स को एबिसल प्लेन्स बोलते हैं, जो लिखा है ना यहाँ पे गहरे सागरीय मैदान, इंग्लिश में एबिसल प्लेन्स लिखा है, तो ये महासागरों के अंदर होते हैं। ठीक है, ये बात सही है। महाद्वीपीय सीमांत ये जो लिखा है कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ये भी होते हैं। मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशियानिक रिज, ये आपने अभी देख ही लिया। जबकि ये जो चौथा ऑप्शन लिखा है टेलाइट, ये टेलाइट जो है ये महासागरों के अंदर कोई आकृति नहीं है। टेलाइट जो होती हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टान। रॉक साइकिल याद आ रहा है? रॉक साइकिल हम लोग पढ़ते रहते हैं। और इन चट्टानों का निर्माण आइस से होता है, हिमानी निक्षेपण से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो हिस्सा नहीं है ओशियन फ्लोर कन्फिग्रेशन का। बाकी इमेजेस में देखिए ये सारी आकृतियाँ जो हैं महासागर के अंदर, ये सारी इमेजेस में आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनको देखिए। पॉज कर लेना वीडियो को। चलिए 41 देखिए। 41 देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के कारीगरों और बुनकरों के सामान और माल को वैश्विक मंच पर लाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ यहाँ पे एग्रीमेंट किया है, हस्ताक्षर किया है, समझौता किया है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वाराणसी के जो कारीगर हैं और बुनकर हैं, इनके सामान को वैश्विक मंच पर लाने की बात की जा रही है। ये जो सामान लिखा हुआ है, ये माल लिखा हुआ है, गुड्स लिखा हुआ है, ये किन सामानों की बात हो रही है? ये जैसे ये जो प्रोडक्ट है, बनारस की जो साड़ी है, सिल्क की साड़ी वर्ल्ड फेमस है, इस प्रोडक्ट की बात की जा रही है। धातुओं की बात की जा रही है, बनारस के जो हस्तशिल्प हैं इनकी बात की जा रही है। इन सभी प्रोडक्ट्स को वैश्विक मंच पर लाना है। और वैश्विक मंच पर लाने का सबसे ईजी तरीका क्या है? ई पोर्टल के माध्यम से। ये पोर्टल बना दीजिए, सारे प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट किए जाएंगे और इसको कोई भी देख सकता है, कोई भी परचेज कर सकता है, कोई भी खरीद सकता है। ठीक है, ये एग्रीमेंट किया गया है यहाँ पे फ्लिपकार्ट के साथ। 42 देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कोडेक्स एलिमेंट्रियस जो लिखा हुआ है, कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन एक संयुक्त अंतर सरकारी निकाय है। पहले देख लेते हैं ये क्या है, ये कोडेक्स है क्या। देखिए हम लोग जानते हैं फूड स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो हर एक कंट्री के द्वारा, हर एक देश के द्वारा कुछ फूड स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, खाद्य मानक बनाए जाते हैं। जैसे अगर यूएसए की बात करें तो वहाँ के फूड स्टैंडर्ड अलग होंगे, इंडिया के फूड स्टैंडर्ड अलग हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के फूड स्टैंडर्ड अलग होंगे। इस कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन का एक ही पर्पज है कि ये जो डिफरेंसेस हैं, अंतर हैं, ये जो असमानता है फूड स्टैंडर्ड में, इनमें एक कोऑर्डिनेशन लाया जा सके। ठीक है, समन्वय लाया जा सके। और चूँकि यहाँ पे फूड वाली बात है, फूड स्टैंडर्ड वाली बात है, तो एक संस्था तो ज़रूर रहेगी, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे खाद्य और कृषि संगठन बोलते हैं। और इसके साथ में जो पार्टिसिपेटिंग एक इंस्टीट्यूशन है WHO हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में तो सिर्फ FAO लिखा हुआ है, खाद्य और कृषि संगठन, जबकि दोनों होना चाहिए। बट यहाँ पे दृष्टि ने ए ऑप्शन को राइट माना है, क्योंकि एक बॉडी तो है ही ना, तो ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। 43 देखिए, यहाँ पे नंदा देवी चोटी जो है हिमालय के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है? ये आसान सा प्रश्न है। गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है नंदा देवी चोटी, और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है ना। दूसरी बड़ी नहीं बोलना चाहिए, हाईएस्ट बोलना चाहिए, ऊंची बोलना चाहिए। हाईएस्ट चोटी है। नंदा देवी है कहाँ पे? उत्तराखंड में है ना, उत्तराखंड में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगर जिले का नाम जानना चाहते हैं तो जिला है चमोली। चलिए क्वेश्चन बताइए। ये बेसिक सी चीज़ें हम लोग समझते हैं। ये जो हिमालय माउंटेन सीरीज है ये 3 भागों में दिखती है हमें।
ये सबसे हाईएस्ट जो है या फिर सबसे आउटर में है, इसे आउटर हिमालय बोलते हैं। और ये मिडिल वाली जो है इसे मिडिल हिमालय बोलते हैं, मध्य हिमालय बोलते हैं। और ये जो सबसे नीचे स्थित है, साउथ में स्थित है, ये शिवालिक है। ठीक है, शिवालिक है। अब आप लोग यहाँ पे बताइए कि ये जो गढ़वाल हिमालय है ये किसका हिस्सा है, शिवालिक का है या फिर मिडिल हिमालय का है या फिर यहाँ पे आउटर हिमालय का है या फिर बाह्य हिमालय का है, बताइए कमेंट करके। 44 देखिए, ईस्टर्न हिमालय के बारे में बताइए। पूर्वी हिमालय के निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देखिए, आसान सा प्रश्न है। पटकाई बूम, मिकिर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी। सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी हुई हैं, सारे हिल्स आपने देखे हुए हैं। ये कौन सा स्टेट है, ये मिज़ोरम है। और ये त्रिपुरा है। मीज़ो हिल्स की अगर बात करें तो मीज़ो हिल्स आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, ये मिज़ोरम में है। तो ये आसान है नाम से ही। मिज़ोरम के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको मणिपुर दिखेगा। मणिपुर के ऊपर आएंगे इस जोन में तो आपको यहाँ पे नागालैंड दिखेगा। और नागालैंड में एक कौन सी यहाँ पे आपको पहाड़ी दिखती है, नागा हिल्स दिखती है। और ये वाला जो रीजन है मैं यहाँ पे मार्कर दे रहा हूँ, ये पटकाई बूम है। ठीक है, ये पटकाई बूम हिल है। अरुणाचल प्रदेश पे आ जाइए, यहाँ पे आपको डाफला हिल्स दिखता है, यहाँ पे मिसमी रेंज है। ठीक है, सबसे ईस्टर्न में आपको मिसमी रेंज है। ये कुछ कुछ बातें याद रखा करो ताकि हमारा ऑप्शन से यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे ये डाफला हिल्स है। और अगर मिकिर की बात करें तो मिकिर रेंज आपको यहाँ पे दिखती है, असम और ये जो बॉर्डर एरिया है। बाकी मेघालय की पहाड़ियाँ बहुत आसान है, हम लोग सभी समझते हैं, गारो, खासी और जयंतिया। सबसे पहले गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। यहाँ पे एक ऑप्शन में आपको लुसाई पहाड़ियाँ दिख रही हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये जो मीजो हिल्स हैं, मीजो हिल्स को या फिर मीजो की पहाड़ियों को लुसाई की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। लुसाई की पहाड़ियाँ, मीजो अगर नाम लिखता वो ऑप्शन में तो आप इजीली लगा लेते, इसलिए उसने मीजो ना लिख के लुसाई लिखा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जाता है, डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे सबसे दक्षिण में पटकाई बूम को ये बता रहा है। सबसे नॉर्थ में आपको कौन सी पहाड़ी दिख रही है, ये मिसमी दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर उत्तर से दक्षिण पूछा है तो सबसे उत्तर में मिसमी हो गया। और यहाँ पे मान लो वेस्ट से ईस्ट पूछता तो सबसे ईस्टर्न जो है वो मिसमी हो जाता। तो सबसे उत्तर में मिसमी है और सबसे पूर्वी में भी मिसमी है। तो तीसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे सी ऑप्शन में तीसरे को यानी मिसमी पहाड़ियों को सबसे उत्तर में बताया है और ये करेक्ट है, ये सही बात है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट। क्लियर है, बाकी देख लेना आप लोग। 45 देखिए, 45 में पूछा है पीताम्बरी ये किसकी किस्म है, किसकी वैरायटी है। ये वैरायटी है सरसों की। ठीक है, मस्टर्ड की। ध्यान रखा करो ये सब क्वेश्चन। 46 अग्निपथ योजना के बारे में बताइए। यह योजना संबंधित किससे, रिक्रूटमेंट से, भर्ती से संबंधित है। पहली बात लिखी है, योजना के अंतर्गत युवाओं को 4 वर्षों के लिए आर्म फोर्सेस जो हैं सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा। ये तो ठीक है, कॉमन सी बात लिखी है। उल्लिखित अवधि पूर्ण होने के बाद, यानी ये जो 4 वर्ष हैं, 4 वर्ष पूरे होने के बाद केवल 50% बैच को उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। तो ये जो 50% लिखा ये फैक्ट गलत है, यहाँ पे 25% होना चाहिए। 25% जो कैंडिडेट रहेंगे वही सर्विस करेंगे आगे 4 वर्ष के बाद। और ये कितने वर्षों के लिए आगे सर्विस करेंगे, 15 ईयर्स के लिए। ठीक है, 15 ईयर्स के लिए। तो दूसरी बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। चलिए 47 देखिए, हाल ही में समाचारों में रहा कुकरेल वन स्थित है। इसको तो कर चुके हैं हम लोग, शायद जीएस वर्ल्ड में किए हैं या फिर देह में किए हैं। लखनऊ करेक्ट आंसर है। लखनऊ में एक फेमस जू है, चिड़ियाघर है, जिसका नाम है नवाब वाजिद अली शाह। इसी के चलते कुकरेल वन न्यूज में था, क्योंकि ये जो चिड़ियाघर है इसको शिफ्ट किया जा रहा है कुकरेल वन में। ठीक है, 48 में डेल्टा के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि डेल्टा को फॉर्म होने के लिए, बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, तब जाके ये डेल्टा बनते हैं। डेल्टा का मतलब तो समझ रहे होंगे, यानी जैसे ही नदी समुद्र के किनारे आती है या फिर झील के किनारे आती है तो ये जो नदी फ्लो होके आ रही है ये कई भागों में बढ़ जाती है ना, कई भागों में ये इसका डाइवर्जन हो जाता है, इसकी स्ट्रीम में डाइवर्जन हो जाता है और यहाँ पे बहुत सारा सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। और ये जो मुख्य नदी है इसकी स्ट्रीम कई भागों में बढ़ जाती हैं और ये कुछ डेल्टा के शेप में दिखने लगती हैं, इसी को बोलते हैं डेल्टा। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए किसी नदी में ताकि वो डेल्टा को फॉर्म
कर सके। एक चीज़ आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि ये जो इकट्ठा है यहाँ पे मटेरियल, ये क्या है, ये सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, सेडिमेंट्स हैं, सॉलिड मटेरियल है, यानी बहुत आगे से इस नदी में ये सेडिमेंट्स चल के आ रहे होंगे और यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं। तो यहाँ पे इन अवसादों को, सेडिमेंट्स को, सॉलिड मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए, यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए सबसे पहले तो नदी में ये सेडिमेंट्स होना चाहिए ना। तो ये सेडिमेंट्स आते कहाँ से हैं, ये अपस्ट्रीम से आते हैं। अपस्ट्रीम यानी ऊंचाई की जो जगह है, ऊंचाई वाली जगह है, वहीं से तो निकलती है ना। नदी कहाँ से निकल रही है, पहाड़ों से निकल रही होगी, पठारों से निकल रही होगी, माउंटेन से निकल रही होगी। तो ये अपस्ट्रीम वाला क्षेत्र होता है। और जैसे ही मुहाने के पास में आ जाती है या फिर पहाड़ी क्षेत्र से वो नीचे मैदानी भागों में बहने लगती है तो वो डाउन स्ट्रीम बोला जाता है उसे, ठीक। तो पहली कंडीशन तो ये है कि नदी का जो ऊपरी हिस्सा है वो अपस्ट्रीम में होना चाहिए, ताकि वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों से आए और पहाड़ों को, पत्थरों को काट के अवसादों को बना सके, तभी तो पानी में ये डिपॉजिट रहेंगे। और जैसे ही डाउन स्ट्रीम में आए यानी मुहाने के पास में आए, तो मुहाने के पास उस नदी की स्पीड जो है वो स्लो हो जाना चाहिए, स्लो होना चाहिए। फ्लो ऑफ वाटर स्लो रहेगा तभी तो ये डिपॉजिट्स यहाँ पे इकट्ठे हो पाएंगे, है ना। तो ये दो प्राइमरीली कंडीशन होती हैं, इनको ध्यान रखिए। अब यहाँ पे पहली बात पढ़िए, एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है, ठीक है। यहाँ पे ये जो धीमी गति लिखा है यही इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात है, नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये बात गलत है या फिर सही है, ये तो गलत है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, कौन सी नदी बनाती है, गंगा नदी बनाती है। दूसरी बात यहाँ पे गलत है, लेकिन यहाँ पे गलती बताना है तो केवल 2 हो जाएगा। गंगा का डेल्टा यानी ये गंगा ब्रह्मपुत्र वाला डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। चलिए 49 देखिए, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है। वोल्केनिक माउंटेन्स हैं यहाँ पे और उनकी लोकेशन बता दीजिए। कोटोपेक्सी कहाँ पे पढ़ते हो, साउथ अमेरिका में पढ़ते हो। साउथ अमेरिका में कहाँ पे, साउथ अमेरिका का यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, इक्वाडोर, तो ए से मिला दीजिए। वेसुवियस एक्टिव वोल्केनो है, ये इटली में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, इटली में। तो ये फिलीपींस गलत हो गया। फुजियामा ये जापान है, ये तो नाम से रिकॉग्नाइज कर लेंगे इसको हम लोग। और किलिमंजारो ये अंगोला नहीं है, कहाँ पे पढ़ते हो, तंजानिया, है ना, तंजानिया में है किलिमंजारो। तो चौथा गलत हो गया और दूसरा गलत हो गया, सही हो गया पहला और तीसरा। 50 क्वेश्चन देखिए, 50 क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। ये वही क्वेश्चन है जिसमें महासागरों के अंदर जो आकृति हम लोगों ने देखी थी, जो स्थल पर आकृति हैं वही पानी के अंदर भी आकृति हैं, पानी के नितल पर आकृति हैं, बस उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा है गुयोट यानी निमग्न द्वीप। इसका आकार जैसे ये समुद्र, ठीक है, ये समुद्र का नितल है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नितल है, ये पानी है, ये समुद्र का पानी भरा है। आप यहाँ पे इसका शेप देखेंगे गुएट्स का, तो ये कटा हुआ पर्वत जैसा दिखता है, चिमनी की तरह। इसको इस तरह का शेप बना दीजिए, यानी ये जो फ्लैट टॉप, ये फ्लैट है ना, टॉप इसका जो है फ्लैट है, तो ये सही है, चपटे शिखर। ये दूसरा ऑप्शन में एटोल लिखा है, एटोल क्या है, ये गोल गोल शेप की आकृतियाँ होती हैं और ख़ासतौर से किससे बनती हैं, प्रवाल भित्ति से बनती हैं। इसको देखने पे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पानी के अंदर झील है, मतलब समुद्र के अंदर झील है। लिखा क्या है यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीप, सही मैच है। तीसरा लिखा है सी माउंट, समुद्री टीला। जैसे ये नितल है, ये पानी है, यही टीला जब पानी की सरफेस से ऊपर निकल आता है तो इस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं, है ना, द्वीप बोल देते हैं। लेकिन ये जो समुद्री टीला है ये पानी की सतह से ऊपर नहीं आता है, ये जो इतना हिस्सा है ये भी पानी के अंदर ही रहता है, इसलिए इसको सी माउंट बोला जा रहा है। और इनका जो निर्माण होता है वो वोल्केनिक इरप्शन से ही होता है, ज्वालामुखीय उद्गार से ही होता है। जबकि यहाँ पे लिखा है गैर ज्वालामुखीय उद्भव, ये गैर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तीसरा ऑप्शन गलत है। लास्ट ऑप्शन है सबमराइन जो कैनियंस हैं, कैनियन समझ रहे हैं ना, कैनियन स्थल पे देखा था आपने, ग्रैंड कैनियन एक एग्जांपल देखा था, क्या है ये, घाटियाँ हैं, खाई हैं, गहरी गहरी खाइयाँ हैं। तो समुद्र के अंदर भी आपको खाई दिखती हैं, लेकिन उनको सबमरीन कैनियंस बोलते हैं, गहरी घाटियाँ, ठीक है, ये बात भी सही है। यहाँ पे गलत बताना था तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, समझ आया। चलिए 51 देखिए, जगदीप धनखड़ भारत के वाइस प्रेसिडेंट है ना, कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर के, सी ऑप्शन। 52 में पूछा है
उत्तर प्रदेश की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके संदर्भ में बताइए। ये करंट अफेयर्स है, ठीक है। और करंट अफेयर्स में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, करंट अफेयर्स पीडीएफ में शायद इसको कवर किया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी को A++ रेटिंग मिली है इस संस्था के द्वारा, NAAC के द्वारा। ये जो NAAC ये जो इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, एक काउंसिल है, परिषद है, जो अदर इंस्टीट्यूशन को रेट करती है, रेटिंग करती है। तो यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में याद रखना, A++ रेटिंग दी गई है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। और यही पहली यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की जिसको इस तरह की रेटिंग दी गई। बाकी कुछ भी सही नहीं है, जैसे यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज़ लिखा है उत्तर प्रदेश के बारे में, 2 नहीं है, इसी को मिला है। 53 देखिए, श्रीहरिकोटा जो द्वीप है बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। ये तो सुपर इजी क्वेश्चन है, पुलिकट लेक हो जाएगा। यहाँ पे एक स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन है, SDSC है ना, सतीश धवन स्पेस सेंटर। 54 यहाँ पे भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी बताइए। पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो हाईएस्ट पीक है क्या है, डोडा बेटा है या फिर अनाईमुडी है? अनाईमुडी है। और ये जो पीक है, ये जो हाईएस्ट पीक है, ये किस माउंटेन सीरीज का हिस्सा है? अन्नामलाई पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ये जो आपको अलग अलग नाम दिखते हैं यहाँ पे वेस्ट कोस्ट पे, ये है पूरा वेस्टर्न घाटी, ठीक है। ये तो बेसिक सी बात है। जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री बोलते हैं, कर्नाटक तमिलनाडु वाला जो रीजन है नीलगिरी बोलते हैं, केरल में इन्हीं पहाड़ियों को अन्नामलाई की पहाड़ियाँ बोला जाता है। और सबसे साउथ में हम लोग यहाँ पे कार्डमम की पहाड़ियाँ पढ़ते हैं, कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ियाँ। 55 में ये बताइए, मालवीय चमत्कार ये जो वैरायटी है किसकी है? ये अरहर की प्रजाति होती है, अरहर, अरहर जिसे हम लोग तूर की दाल भी बोलते हैं ना, तूर के नाम से भी ये फेमस है। तो अरहर है क्या? ये दाल हो गई, पल्स हो गई, सी ऑप्शन सही है। हम लोग रबी की फसल पढ़ते हैं, खरीफ की फसल पढ़ते हैं और जायद की फसल पढ़ते हैं। अरहर कहाँ से बिलोंग करती है? अरहर खरीफ की फसल है, ठीक है, खरीफ की क्रॉप है। 56 कीजिए, निम्नलिखित में से किसे कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है? अभी जिसने शपथ ली है उनका नाम है गुस्तावो पेट्रो, गुस्तावो पेट्रो। यहाँ पे कोलंबिया की चर्चा की गई है। अभी आपने देखा था इक्वेटर कहाँ कहाँ से क्रॉस करती है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में 3 कंट्रीज से क्रॉस करती है, मतलब इक्वाडोर था, कोलंबिया था, दूसरी कंट्री कोलंबिया थी, तीसरी कंट्री ब्राज़ील थी, है ना। कोलंबिया की कैपिटल बताएंगे? कोलंबिया की कैपिटल है बगोटा, बगोटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम जो है, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की पात्रता के बारे में बताएं। इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है ये जो स्टेट्स के यूथ हैं, राज्य के युवा हैं, इनको भी मौका मिलेगा सरकार के साथ पॉलिसी प्रबंधन और जो एग्जीक्यूशन वाला काम होता है, सर्विलांस वाला काम होता है, इंस्पेक्शन वाला काम होता है, निगरानी वाला काम होता है, इन सब प्रोग्राम्स में ये भाग ले सकेंगे जो यूथ हैं यूपी के। तो ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है यूथ को, उसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए पहले, तो उसी के बारे में पूछा है। पहली एलिजिबिलिटी तो ये है कि आपकी ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न हो, फर्स्ट डिवीज़न यानी 60% मार्क्स हो, पहली बात सही है। दूसरी बात लिखिए, हिंदी बोलने और लिखने में दक्ष होना चाहिए, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली ये तो बात है, बिल्कुल ठीक है, हिंदी तो आना ही चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी है, कंडीशन है, वो है एज की। एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा ना, यहाँ पे यूथ की बात की जा रही है, तो यूथ वो यूथ रहना चाहिए, मतलब 40+ तो ना रहे, 40+ के बाद फिर वो यूथ कहाँ रहा? तो यहाँ पे ये 30 वर्ष गलत लिखा है, यहाँ पे 40 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। जो लिमिट है वो 40 ईयर्स है, इसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए आपकी उम्र। तीसरी गलत है, तीसरी बात गलत है। चौथा है, फेलोशिप प्रोग्राम के तहत चयनित विद्वानों को 50,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा है भैया, 50,000 रुपये नहीं है, 30,000 रुपये दिया जाएगा, ठीक है, 30,000 रुपये। तीसरी और चौथी बात यहाँ पे गलत है, तो ए ऑप्शन सही है। 58 में है, चिसापानी गॉर्ज निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? न्यूज़ में बना रहता है भैया, इंपॉर्टेंट है। गॉर्ज तो समझ रहे होंगे आपने, अभी कैनियन देखा था, उसी तरह ये गॉर्ज भी होते हैं, बस साइज में फ़र्क रहता है। चिसापानी गॉर्ज ये नेपाल में स्थित है, ठीक है, नेपाल। गॉर्ज यानी खाई, ठीक है, जो आपने कैनियन के बारे में भी पढ़ा था, खाई, साइज का डिफरेंस होता है। कैनियन बहुत बड़ी साइज़ की होती हैं, गॉर्ज उनसे छोटे साइज़ की होती हैं। और इनको बनाता कौन है? नदी का पानी बनाता है, बहाव बनाता है, फ्लो बनाता है, पानी ही कटाव करता है। सी ऑप्शन राइट।
59 देखिए यहाँ पे सिस्मिक वेव्स के बारे में पूछा गया है। हम लोग प्राइमरी वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग सेकेंडरी वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। इन सब चीज़ों को अगर अच्छे से सीखना चाह रहे हैं आप, तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि 2022 की जो टेस्ट सीरीज हम लोगों ने की थी, दृष्टि की भी की थी और RO के लिए भी किया था शायद, GS वर्ल्ड का। अगर आपके पास समय हो तो इनको ज़रूर देखिए। और GS का जो पोर्शन है, GS के जो क्वेश्चन है उनको ठीक से कीजिए, और जो करंट के क्वेश्चन है आप उनको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा था ये जो प्राइमरी वेव्स होती हैं इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और सबसे पहले धरातल पर पहुँचने वाली जो वेव्स होती हैं यही होती हैं प्राइमरी वेव्स। और इसके साथ साथ एक बात और इनके बारे में ध्यान रखना है प्राइमरी वेव्स के बारे में, कि ये सरफेस के पैरेलल चलती हैं। ठीक है, सरफेस के पैरेलल चलती हैं। मान लीजिए कोई सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस के पैरेलल चल रही हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिबल होंगी या फिर कम डिस्ट्रक्टिबल होंगी। ये कम विनाशकारी होती हैं, ये कम विनाशकारी होती हैं। और वही दूसरी तरफ अगर सरफेस वेव की बात करें, तो सरफेस वेव इनकी स्पीड ठीक है, ये प्राइमरी वेव से इनकी स्पीड कम होती है, ये ज़्यादा विनाशकारी होती हैं अगर कंपेयर करें प्राइमरी वेव से। और एक बात और इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि प्राइमरी वेव्स जो हैं ये तीनों मीडियम में ट्रैवल कर लेती हैं। ये गैसियस मीडियम में ट्रैवल कर लेती हैं, ये सॉलिड मीडियम में ट्रैवल कर लेती हैं, और साथ में लिक्विड मीडियम में भी ये ट्रैवल कर लेती हैं। जबकि ये जो सरफेस वेव है, सरफेस वेव यानी पृष्ठीय तरंग, सरफेस वेव केवल और केवल सॉलिड में ट्रैवल करती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़ रखे हैं। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन कर लीजिए, आसान हो जाएगा। कथन में लिखा हुआ है पृष्ठीय तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग है। ठीक है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, सरफेस तरंग की बात कर रहे हैं। और किस वजह से ये विनाशकारी हैं, किस वजह से ये डिस्ट्रक्टिव नेचर की हैं? इस वजह से जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये पैरेलल रन नहीं करती हैं, ये परपेंडिकुलर रन करती हैं सरफेस के। कारण में लिखा है पृष्ठीय तरंगें तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करती हैं। ये बात यहाँ पे गलत लिखी है, परपेंडिकुलर रन करती हैं, कारण गलत है, हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सही कर दीजिए और आर गलत कर दीजिए। 60 क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे जो सम्मिलित नहीं है वो बताइए। नहरों की भूमि पाकिस्तान को बोला जाता है, ठीक है। गोल्डन पैगोडा की जो भूमि है ये वेनिस नहीं होता है, गोल्डन पैगोडा की भूमि म्यांमार को बोलते हैं, ठीक है। म्यांमार को बोलते हैं, बर्मा को बोलते हैं, ना कि वेनिस को। वेनिस एक शहर है इटली का। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क सही है। डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका, ये भी करेक्ट है, गलत बताना था तो भी सही हो जाएगा यहाँ पे। 61 देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कवर किए हैं करंट अफेयर्स PDF में। प्रवास योजना ये एग्रीकल्चर के लिए है, ठीक है। एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट हैं इनकी सप्लाई के लिए ये योजना है। सप्लाई कैसे होगी? हवाई माध्यम से, ठीक है, हवाई माध्यम से, एयर कार्गो। आप हवाई रास्ते से अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हैं मार्केट में। और इसके साथ हम लोगों ने सीखा था कि इस योजना को जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट पढ़िए, अभिनव बाजार लिंकेज योजना परवाज भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ये गलत है या फिर सही है? बिल्कुल करेक्ट है, भारत सरकार की योजना है। योजना के तहत जम्मू और कश्मीर में शीघ्र खराब होने वाले फलों को, शीघ्र खराब होने वाले जो फल हैं यानी पेरिसेबल जो फ्रूट्स होते हैं, इन्हीं के लिए है ही, बेसिकली इसी के लिए होगी ही। एयर कार्गो का मतलब क्या है? जल्दी से जल्दी हमें सप्लाई करना है, जल्दी से जल्दी हमें मार्केट में पहुंचाना है ताकि ख़राब ना हो प्रोडक्ट। तो यहाँ तक तो इन्होंने सही लिखा है, एयर कार्गो के माध्यम से शिपिंग की जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो 30% सब्सिडी दी जाती है, ये 30% नहीं है, ये 25% है, ठीक है। 25% जो सब्सिडी है ये गवर्नमेंट प्रदान करेगी, बाकी जो किराया भाड़ा है वो किसानों को देना पड़ेगा, ये चीज़ है। यानी 25% का उसको यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा अगर वो एयर कार्गो के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पहुँचाना चाहता है। दूसरा गलत हो गया, केवल एक सही हो जाएगा। 62 देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के पूरे यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। टेबल टॉप का मतलब है कि किसी पहाड़ी पर बना दिया होगा, यहाँ पे हेलीपैड बना दिया होगा पहाड़ी पे, है ना, तो इसी को टेबल टॉप बोला जा रहा है। ये काम किया गया है चित्रकूट में, ठीक है, चित्रकूट से काफ़ी करंट अफेयर्स बने हैं 2022 में, तो काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना है यहाँ पे चित्रकूट से। एक क्वेश्चन हम लोग चित्रकूट के बारे में क्या पढ़ते हैं? बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, है ना, शुरुआत कहाँ से हो रही है? चित्रकूट से ही हो रही है। और इसकी लेंथ भी पढ़ते हैं हम लोग, शायद 294 है ना, इसको वेरीफाई करके बताना, 294।
चलिए 63 देखिए, यहाँ पे पूछा है पर्यावरण के 2 जैविक घटक कौन कौन से हैं। बायोटिक कंपोनेंट, आसान सा क्वेश्चन है। बायोटिक यानी जिसमें जान होती है, जान किस में होती है, फ्लोरा में होती है, फ्लोरा यानी वनस्पति जगत जो है, और फौना में होती है यानी जंतु जगत। बाकी जो इसके अलावा है वो सारी की सारी चीज़ें एबायोटिक कंपोनेंट में आ जाती हैं, अजैविक घटकों में आ जाती हैं। तो यहाँ पे जल आपको दिख रहा है, जल कैसा है, एबायोटिक कंपोनेंट है। यहाँ पे पहले ऑप्शन में लिखा है सहजीवन। सिम्बायोटिक रिलेशन पढ़ते हो ना एनवायरनमेंट में, तो सिम्बायोटिक रिलेशन जो होता है वो 2 स्पीसीज़ के बीच में होता है, और अगर स्पीसीज़ है, ये प्रजाति है, तो बायोटिक कंपोनेंट होगी ये। तो पहला तो यहाँ पे आ जाएगा बायोटिक कंपोनेंट में। और चौथा तो सबसे आसान है, हरे पौधे। वो हरे पौधे हों या फिर नॉन ग्रीन प्लांट हो, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी भी प्रकार का पौधा हो, हरा हो, लाल हो, पीला हो, वो जैविक घटक ही रहेगा। तो पहला चौथा तो यहाँ पे ठीक है, जैविक घटक है, लेकिन दूसरा और तीसरा ये जैविक घटक नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे 1 और 4 करेक्ट आंसर है। 64 देखिए, यहाँ पे भारत की मृदा के बारे में पूछा है, सॉइल के बारे में पूछा है। भारत में सॉइल तो तमाम तरीके की पाई जाती हैं। एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जिसे हम लोग जलोढ़ मृदा बोलते हैं। ब्लैक सॉइल, काली मृदा पाई जाती है। रेड सॉइल है, येलो सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, और लवणीय मृदा यानी जो हम लोग सॉल्टी सॉइल पढ़ते हैं। यहाँ पे ब्लैक सॉइल के बारे में खास तौर से पूछा गया है। तो ब्लैक सॉइल, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे। डेक्कन प्लेटू में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, महाराष्ट्र में आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाता है, गुजरात में इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है। और इसके बारे में जो हम लोग बेसिक फैक्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कपास के लिए, कॉटन के लिए, कपास की खेती के लिए ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसकी खास बात क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी का क्या मतलब, यानी वाटर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, ज़्यादा दिन तक होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, वो ब्लैक सॉइल में अच्छी खासी होती है। काफ़ी लंबे समय तक मॉइस्चर बनी रहती है ब्लैक सॉइल में, ये सबसे बड़ी और सबसे खास इसकी प्रॉपर्टी होती है। किसी भी सॉइल में प्लांट की ग्रोथ के लिए जो इम्पोर्टेंट केमिकल्स होते हैं वो हम लोग NPK पढ़ते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो यहाँ पे आपने एक प्रॉपर्टी तो देख ली ब्लैक सॉइल के बारे में कि इसकी वाटर रिटेंशन जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ब्लैक सॉइल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी रहती है। ये जो के लिखा है यानी पोटास लिखा है, पोटेशियम लिखा है, ये सफिशिएंट मात्रा में रहता है, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा कम रहती है और फास्फोरस की मात्रा कम रहती है। ये 2 प्रॉपर्टी आपको ब्लैक सॉइल के बारे में याद रहना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने सलाइन मृदा के बारे में पूछा है, सलाइन सॉइल के बारे में पूछा है। ये कह रहे हैं कि सलाइन सॉइल जो है वो कंटेन करती है सोडियम को, पोटेशियम को और मैग्नीशियम को। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अधिक अनुपात होता है। ये बात सही है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सोडियम जिसमें ज़्यादा रहेगा, पोटेशियम ज़्यादा रहेगा, मैग्नीशियम ज़्यादा रहेगा, वो सॉइल सॉल्टी रहेगी, ठीक है, लवणीय रहेगी। दूसरी बात यहाँ पे सही है और पहली बात भी सही है, यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा अब तो। चलिए 65 देखिए, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। दालों के बारे में जो हम लोग हमेशा ही पढ़ते रहते हैं फैक्ट, वो हम लोग मध्य प्रदेश पढ़ते हैं। दालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो मध्य प्रदेश ही है, ठीक है। ये तो हम लोग पुराने फैक्ट में पढ़ते रहते थे, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है क्योंकि ये बहुत बेसिक फैक्ट है जो हम लोग मध्य प्रदेश पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ 2022 में अलग हुआ होगा, डेटा कुछ डिफरेंट आया होगा, तभी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो ख़ास तौर से फाइनेंशियल ईयर 2022 का जो डेटा आया है उसमें दालों के प्रोडक्शन में सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान रहा है, ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं रहा है। यही बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। मध्य प्रदेश यहाँ पे अब दूसरे स्थान पर आ गया। 18% जो देश का प्रोडक्शन होता है दालों में, 18% हिस्सेदारी मध्य प्रदेश राज्य की है, और राजस्थान की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 19% है। तो ये 18% और 19% इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जो फैक्ट है, जनरल फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए इतना कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।